अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में इस वक्त माशी सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। इस वक्त अगर रिज़र्व्स की बात करें तो जो आज के फिगर्स हैं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास जो रिज़र्व्स हैं वो $3 अरब से कम रह गए हैं। अगर हम अंदरूनी रिज़र्व कुल की बात करते हैं, प्राइवेट बैंकों के रिज़र्व जो कि $5 अरब कुछ करोड़ हैं, अगर उनको मिला लिया जाए तो ये रिज़र्व तकरीबन $8.5 अरब बचते हैं। और ये पिछले कुछ 10 सालों में सबसे कम तरीन सतह है स्टेट बैंक की। और जो रिज़र्व्स अब हमें बताए जा रहे हैं, ये रिज़र्व्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। क्योंकि अगर हम सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो ये डिफ़ॉल्ट ही होता है। इसमें से भी जो रिज़र्व हैं वो कुछ पैसे यूएई के हैं, कुछ कतर के और कुछ चाइना के हैं। ये बड़ी अजीब-व-गरीब माशी सूरत हाल है। और इस माशी सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी को अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है। और उसमें हमारा पूरा 2022 का साल आप कह सकते हैं गुजर गया, और अभी भी सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो इस्तेहकाम की जानिब जाता हुआ दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जिसको उन्होंने डिज़ोल्व किया और ये मुतालबा किया इमरान खान साहब ने कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ही कोई उम्मीद नज़र आ रही है। अब तो ये भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और वो दीगर इदारे जिन्होंने सपोर्ट करना होता है इलेक्शन को, वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए बिकॉज ऑफ इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी सिचुएशन। अगर यही सूरत हाल रही और दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो जिस इस्तेहकाम की हम बात करते हैं वो इस्तेहकाम अगर ना आया तो सियासी अदम इस्तेहकाम, बदतर माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी के बढ़ते खदशात इस मुल्क के हालात कैसे बदलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहब ने। सना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार और सियासी अमूर के एक्सपर्ट अब्दुल समद याकूब साहब हैं। समद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली मुमताज़ साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी शुक्रिया, नहीं तो कुछ देर में अली हसन मुमताज़ हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। सना मैम, आपसे शुरू करना चाहूँगा। जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे माशी सूरत हाल और जो नंबर्स हमारे पास रिज़र्व्स के हमें बताए जा रहे हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम अपने माशी सूरत हाल को सामने रखते हैं तो हमारा सियासी तबका जो कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल समझा जाना चाहिए था और होना चाहिए भी था, बट वो नहीं है। उनका फोकस ना माशी हालात हैं ना सियासी हालात हैं। तो ये बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल कैसे बेहतर हो पाएगी मैम? देखिए, मैंने कहा कि शायद तो आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि अगर तो इंतखाबात वक्त पर नहीं होते तो फिर क्या होगा। मेरा सवाल ये कि हम अगर पर बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है, काइंडली अगर हम इसको फिक्स कर इसको सके। ठीक कर दो साथ साथ। मेरा सवाल ये है कि आखिर हम अगर के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी अच्छी तरीके से पता है। पिछले 4 रोज से IMF के साथ जिस तरीके से इसहाक डार साहब बातचीत कर रहे हैं, अभी तक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो IMF हमें देने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम उन चंद इश्यूज के ऊपर अग्रीड नहीं है जो कि IMF चाहता है। और अगर हम उनके ऊपर अग्रीड हो जाते हैं तो आपको खुद पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस कदर माशी जो सियासी के अलावा माशी भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी आने वाला है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आया हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। जो आपके पास मईशत के एक्सपर्ट्स हैं उनको ये बात बहुत पहले से मालूम थी, और जब खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के दहाने पर है। फरूख सलीम साहब उस वक्त भी कह रहे थे कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है। मेरा ख्याल यह है कि अगर उस वक्त उन पॉलिसीज को रिव्यू किया जाता, उन पॉलिसीज के ऊपर काम किया जाता, तो शायद हालात आज इतने अबतर ना होते। अब सवाल यह है कि हमारे पास चॉइस क्या है। हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। $3 अरब से भी कम के हमारे पास रिजर्व्स रह चुके हैं। हमारे पास अगले 1 महीने तक के भी फाइनेंसेस नहीं है। तो फिर आप ये बताएं कि अगर हमारे पास 15 दिन या 20 दिन के फाइनेंसेस मौजूद हैं तो फिर हम मुल्क को रन कैसे कर सकते हैं। 30% से ज्यादा हम अपनी जो तरक्याती बजट है उसमें कटौती कर रहे हैं। हम बिजली और गैस के निर्ख जो है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि उसको हमने कहां तक लेके जाना है। पेट्रोलियम लेवी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने वो तमाम मेजर्स लेने हैं जिसके बाद अगले 6 माह पाकिस्तानी अवाम के लिए गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन इसकी बजाय हमारे पास चॉइस क्या है? चॉइस हमारे पास सिर्फ इतनी है कि या तो हम अपनी कमर पर पत्थर बांध लें या फिर हम वो सब कुछ करें जो कि IMF कह रहा है। अब सवाल इसमें जी, अब इसमें एक चीज और भी ऐड कर दीजिएगा साथ साथ कि इस सब का जिम्मेदार कौन है?
देखिए, मेरे ख्याल में किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में पहले भी हमने एक दफा बात की थी कि जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो उस वक्त 28,000 अरब के करीब कर्जा वो छोड़कर गए थे। खान साहब जब गए थे तो वो 40 या 46,000 अरब के करीब कर्जा छोड़कर गए थे। इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है वो उसको 60,000 अरब के ऊपर ले जा चुकी है। तो किसी एक गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराना सरासर ज्यादती होगी। खान साहब ने वही किया जो कि उनकी गवर्नमेंट को करना चाहिए था। फर्क सिर्फ यह है कि उन्होंने 3 वज़राए खजाना तब्दील करके इस नतीजे पर वो पहुंचे कि हमें IMF के पास जाना है। इस गवर्नमेंट ने भी यही किया कि जो पिछला खला वो छोड़ कर गई थी गवर्नमेंट, उसको पुर करने के लिए इनको भी IMF के पास जाना पड़ा। लेकिन इनकी गलती भी यह है कि इनको भी 2 वज़राए खजाना तब्दील करने पड़े और उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि हमें IMF के पास जाना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आया जब हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है तो फिर हम 83 रुकनी काबीना जो कि कल नहीं, उस पे आता हूं मैं, उस पे आता हूं। 86 नहीं, शायद 83 है, उस पे आता हूं मैं। सना मैम, एक और पॉइंट भी, ये बार बार बारूदी सुरंगों की बात होती है। खान साहब आजकल हर रोज ये बात करते हैं कि जी वो जिन बारूदी सुरंगों की बात करते हैं ऐसा कुछ नहीं था। जिन बारूदी सुरंगों की मौजूदा हुकूमत बात करते हैं, खान साहब ने पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी दे दी। जो IMF का प्लान था उसके रिव्यू में नहीं गए वो, तो इनको वो कहते हैं कि ये आज जो माशी सूरत हाल है उसमें खान साहब का एक बड़ा रोल है। वो क्या ठीक कहती है ये हुकूमत? देखिए, मेरे ख्याल से जब खान साहब की गवर्नमेंट भी आई तो उस वक्त कोई बहुत ज्यादा दूध की नहरें नहीं बहती थी पाकिस्तान में। ये जरूर है कि खान साहब ने जाते जाते जो आखिरी कील ताबूत में ठोकी वो 10 रुपए का इजाफा था पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, जो जाने से पहले वो करके गए और उनको पता था कि ये बहुत बड़ा स्टेप है और ये IMF इसके खिलाफ जाएगा। फिर जो नवे राउंड के ऊपर IMF से बातचीत थी उसको जो आखिरी वजीर खजाना थे शौकत तरीन साहब वो हवा में छोड़कर चले गए और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब को बहुत मेजर इश्यूज के ऊपर घुटने टेकने पड़े। लेकिन नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठकर चले गए लंदन के वीडियो लिंक पे कि जी आपको 7 रुपए नहीं बढ़ाने चाहिए। तो मेरे ख्याल से खान साहब ने भी वही किया जो उनकी जगह कोई और करता। लेकिन कसूर सिर्फ इतना है कि असद उमर साहब से लेकर शौकत तरीन साहब का जो सफर था वो तय करने में पाकिस्तान का उन्होंने नुकसान किया। अगर वो आते के साथ ही फैसला कर लेते तो शायद ये हालात, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां तो हुई। अब्दुल समद याकूब साहब, ये तो हो नहीं सकता कि हमने गलतियां ना की और माशी सूरत आप पे ही बुरी हो गई हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। वजह यह है कि हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, लेकिन सियासी मफाद की खातर हम माशियत को बेहतर करने के लिए भी माशी सूरत हाल को एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा। मतलब ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सियासी तबका इतना मफाद परस्त क्यों है सर? देखें, इससे पहले मैं थोड़ा सा अभी सना ने बात की कि जिस तरीके से वो पेट्रोल की सब्सिडी को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाता है, उस वक्त खान साहब के वक्त में जो FBI ने टारगेट अचीव किया था कोई 250 से 300 अरब रुपए जो था वो सरप्लस हो गया था उस टारगेट से। और खान साहब ने ये कहा था कि कौन सा टारगेट में सरप्लस हो गया था? ये रेवेन्यू के टारगेट में सरप्लस हमने जो PTI ने अचीव किया था, जो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, फिगर्स मैं आपको दे दूंगा। सर उर्दू में मुझे समझा था कि मुझे समझ भी, आप सरप्लस ही कह रहे हैं कि वो नहीं, ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया था। जो टैक्स का टारगेट आपने फिक्स किया था, जो टैक्स का टारगेट आपने फिक्स किया था वहां से 300 अरब रुपए, और उन्होंने बताया था कि ये मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि उसको इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, कोई वो सब्सिडी कोई IMF के या उसके अगेंस्ट नहीं थी। वो उन्होंने वाजे किया था कि ये कहाँ से किस उसमें सेविंग करके हम दे रहे हैं। अब आ जाती है कि देखें, आप कह रहे हैं कि क्या, अच्छा आपने भी उतना ही जवाब दिया जितना खान साहब देते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि जी इस मौजूदा माशी सूरत हाल को किस तरीके से निपटा जाए। क्या ये किसी पॉलिटिकल कंसेंसस के नतीजे में ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है ना कोई चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करके उसको बेहतर किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि करंट इकोनॉमिक जो आपका मॉडल है, जो अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमी है, वो सस्टेनेबल नहीं है। आप मईशत को ठीक करना चाहते हैं एक अकाउंटेंट के थ्रू, यानी कि आपकी जो अप्रोच है मईशत के हवाले से कि जी आपने कहा कि जी अब सोल्यूशन क्या है। मतलब ये कि जब आपके पेपर के ऊपर बताया गया कि जी ये आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, ये आपका ट्रेड डेफिसिट है, 20-25-30 अरब डॉलर अगर ट्रेड का डेफिसिट है, तो अगर आप किसी अकाउंटेंट से, इसहाक डार जैसे अकाउंटेंट से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जी ये कट कर दें, आप यहाँ से इसको इंपोर्ट रिड्यूस कर दें, एक्सपोर्ट को थोड़ा बढ़ा दें, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अदनान की इकोनॉमिक्स कमजोर है लेकिन सना मिर्जा की बड़ी अच्छी है। नहीं, लेकिन होता क्या है कि आपकी मुझे जरा कंप्लीट करने दें। जिस सरप्लस का आप तज़किरा मेरे भाई कर रहे थे और जो खान साहब ने पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी दी थी, वो IMF ने उस पर रोका था। खान साहब ने IMF को बाईपास किया था, IMF के साथ रिव्यू पे नहीं गए थे। देखें, हम फिर असद उमर से शुरू करें चीजों को। चले एक सेकंड,
असद उमर की भी अप्रोच टुवर्ड्स उस वक्त थी आईएमएफ ना जाने का फैसला, वो भी गलत था, वो भी कोई वो अच्छा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो मैंने आपसे बात की कि आप उसको ठीक करने की कोशिश, जब आप इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है ना वो डायरेक्ट इफेक्ट होगा एक्सपोर्ट के ऊपर। अब होना, अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, आपके पास $3 अरब के रिजर्व्स, आपकी पेमेंट्स में हैं $5-5.5 अरब आपको मंथली चाहिए। वट के अगर आपको आईएमएफ आज आपको दे देता है, आप 2024 में भी फिर वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे होंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक मॉडल आपका सस्टेनेबल नहीं है। इसमें आप अभी आपने चले ठीक है जी वो बजट स्लैश कर लिया, लेकिन जब आपका हमेशा इस देखें $20 अरब आपने, $100 अरब आपका कर्जा है, $20 अरब आपने हर साल जो लैंडर्स है उनको वापस करना है, मगर 3 साल के अंदर आपको $71 बिलियन चाहिए लैंडर्स को वापस करने के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि पिक्चर ये नहीं होगी कि $71 बिलियन आपने रिटर्न करके तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी को $29 अरब रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप फिर भी मार्कअप इतना ज्यादा दे रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं, देना ही है ना सर, मार्कअप कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जैसे आगे हम आईएमएफ की डील में जा रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जा रहे हैं, हमने इसको इसी कॉन्ट्रैक्ट में वापस भी करना है। आईएमएफ सोल्यूशन नहीं है, ये वेंटिलेटर की पे तो आपको वक्ती तौर पे चंद सांसें और मिल जाएंगी। ये हुकूमत थोड़ी गई सर, वो तो इमरान खान साहब लेके गए सर। 23 बार आप गए, ठीक है, लेकिन 23 बार जब ऑलमोस्ट हर हुकूमत गई है, मगर ये सोल्यूशन आपने, यानी दुनिया में शायद पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जो 23 बार जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में गया और वो आगे भी जाता रहेगा। अभी कल की खबर है कि जी $4.5 अरब बांग्लादेश को उन्होंने ट्रांसफर किए हैं, और आज आप $1 अरब की खातिर जो है वो आईएमएफ से सर्कुलर डेट के ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो कर पा रहे, पावर के ऊपर नहीं शो कर पा रहे। वेरी अटैक इतनी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो खैर ऊपर से गुजर जाएगी। सर सादा लफ्जों में जवाब दे दीजिए कि क्या इस मुल्क के माशी मसलों का हल पॉलिटिकल कंसेंसस से हल हो सकता है या नहीं हो सकता? देखें, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर इफेक्ट करती है। ये हमने देखा है कि जिस तरीके से अप्रैल में जो अदम एतमाद है, उसके बाद से आपको ये महसूस हुआ है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पूरी दुनिया में मैटर करती है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो आप के कोई मुआशी हालात बहुत अच्छे ना होते, मगर इतने बुरे भी ना होते जो आपका मार्केट के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है या जो बाकी चीज़ों के ऊपर आ रहा होता है। लेकिन अगेन इकोनॉमी को इकोनॉमिक अप्रोच के तहत, एक पॉजिटिव अप्रोच के तहत आपको एक ब्रेक पे जा रहा हूं सर, और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे जो सियासी अदम इस्तेहकाम में खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, और उसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम आया जो कि अभी तक ठीक नहीं हो सका। एक ब्रेक के बाद सर, मैम जमहूरी मुल्क के अंदर पॉलिटिकली अगर चीज़ें स्टेबल हो तो बाकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ये जो बार बार बात होती है कि हमारा जो बेसिक मसला है इस वक्त वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और सियासी अदम इस्तेहकाम तब से शुरू हुआ जब से खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे। अगर ये थ्योरी मान ली जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 PDM और 13वीं पीपल्स पार्टी है, ये इस कदर नाकाम रही कि उन्होंने इमरान खान साहब को तो हटा लिया, लेकिन उसके बाद जो इनका काम था कि मुल्क के अंदर एक सियासी सर्कल चलता रहे, वो इनसे नहीं चल सका, तो ये तो नाकाम हो गई मुकम्मल तौर पे। फिर देखिए, पहले तो मैं एक चीज समझ साहब के हवाले से ऐड ऑन कर दूं, जो उन्होंने फिगर्स कोट किए थे, तकरीबन 21 से 22 अरब डॉलर है जो कि सूद हमें इस साल अदा करना है, और उसमें से $8 अरब हम ऑलरेडी रोल ओवर करवा चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें इस साल के एंड तक 2 एक साथ में देना है। अब सवाल ये है कि जो डॉलर से कैप हटाया गया है उसके बाद इस अमाउंट में मजीद इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। एक बात तो ये है। उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, मेरे ख्याल से खान साहब का ये बयानिया भी दुरुस्त नहीं है एक हद तक कि जी अगर इलेक्शन करवा दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप पिछले 2 रोज के अखबारात देख लें तो आपको पता चलेगा कि 47 अरब रुपए डिमांड कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि जी ये हमें चाहिए सूबाई इस दोनों असेंबलियों के इलेक्शंस करवाने के लिए और जिमनी इलेक्शन कौमी असेंबली के करवाने के लिए। 47 से पहले उन्होंने 60 अरब डिमांड किए थे, जिसके बाद हाथ जोड़े वजारत खजाना ने कि जी हम 47 अरब क्या हम 10 अरब भी नहीं दे सकते। उन्होंने 12 अरब रुपए का फिगर कोट किया है कि हमारे पास 12 अरब रुपए से ऊपर देने के लिए नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, हम खान साहब की बात मान लेते हैं, अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम जी इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर सारा पैसा हम इलेक्शन में झोंक देंगे तो उसके बाद मुल्क जलाने के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे। खान साहब को कम से कम ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। आज ना सिर्फ वजारत खजाना ने, वजारत दिफा ने, बल्कि फौज ने, बल्कि अदलिया ने, ये 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी हम इलेक्शन में आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकते। मैन पावर आपको अदलिया नहीं दे सकती, फौज ने कहा है हम आपको नहीं दे सकते,
इसके अलावा दोनों सूबों के आईजीज ने आपको कहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन में नहीं जा मैम सकते वेरी हैं। राइट, आप सारी चीजें बिल्कुल सही कोट कर रही हैं मैम। वन पॉइंट, लेट मी कंप्लीट वन पॉइंट। जी देखिए, एक बात तो ये है, दूसरी सूरत में अगर हम ये कहते हैं कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं? अगर शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर ये कह देते हैं कि मुझे पता होता तो मैं इस गवर्नमेंट को टेक ओवर ना करता, तो फिर फैज साहब की तैनाती के हवाले से उनको इतना बड़ा मसला खड़ा नहीं करना चाहिए था। वो फैज साहब को तैनात होने देते और एक इलेक्शन बाद तक का इंतजार कर लेते। ये पूरा क्रियोस फैलाया गया, खान साहब को हटाया गया, इस पूरी सिचुएशन में पॉलिटिकल डीस्टेबिलिटी हुई और उसने रिजल्ट पैदा किए इकोनॉमिक डीस्टेबिलिटी के। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो नहीं, सिर्फ वेरी इसी राइट वजह से मैम, नहीं एक चीज क्लियर कर दें सना मैम, वेरी राइट। मुझे ये फील होता है आपके कमेंट से कि आप भी चाहती हैं इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जो बातें आपने की दैट आर फैक्ट्स, लेकिन भाई अगर ये सारे फैक्ट्स मैं आपके मान लूं जो कि हैं एक्चुअली, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती। मगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। जब इलेक्शन नहीं होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मसला तो जूं का तू है मैम। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रही हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे कबल अज़ वक्त, जिसमें खान साहब भी शामिल हैं, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो सकते क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, समझ साहब बैठे ये बेहतर बता सकते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी होती है। लेकिन अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगी कि उनको मेजर इश्यूज के ऊपर, जैसे टेररिज्म के हवाले से एपीसी होनी है, अगर वो एक टेबल पर आकर इन इश्यूज पर बात नहीं करेंगी तो फिर ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी और ना ही हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकेंगे। असल मसला यह है कि जो पार्टीज हैं वो अपने मफादात की सियासत कर रही हैं, Very वो right. मुल्क के लिए सियासत नहीं कर रही हैं। मैं समझ साहब इस पे कमेंट करना चाहते हैं सना मैम जरा इस बिल्कुल आर्गुमेंट सॉलिड हो सकता है ये कहना कि ये जो बजट या जो इलेक्शन कमीशन डिमांड कर रहा है ये पहले से अलॉट किया गया है। उनका जो फंड है जो उन्होंने जनरल इलेक्शन अपने टाइम पे जाके कराना था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिमांड कर रहे हैं कि वो बजट जो हमारा अलॉट हुआ है उसमें कुछ वो आपने जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है उस पे जो उसका जो इफेक्ट आया वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनसे मांग रहे हैं। ये उनके ड्यूज हैं जो इन्होंने उनको देने ही देने हैं। अब यहाँ पे इख्तलाफ क्या आ रहा है? इख्तलाफ ये आ रहा है कि क्या ऐसा नहीं है, वो 60 अरब रुपए उसमें जिम्नी सरप्लस भी शामिल है। मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इख्तलाफ ये आ रहा है, हमारे पास नहीं है कि इख्तलाफ ये आ रहा है कि क्या ज़िमनी होना चाहिए या जनरल इलेक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जनरल इलेक्शन कराएं सूबों का भी उस वक्त जब अपना टेन्योर पूरा हो। वो ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट इसलिए आ रही है क्योंकि आप अगर ज़िमनी को कराते हैं और खान साहब दोबारा फिर वो असम्बलियों से रिज़ाइन करते हैं तो इस एक्सरसाइज में ये बात दुरुस्त है। लेकिन जहां पे आपकी वफाकी काबीना 85 की हो गई हो, 1100 अरब रुपया आपने उनको माफ कर दिया हो, जो आपने लास्ट एक बात चलें, लास्ट एक बात आपने क्योंकि इलेक्शन ईयर है 800 अरब का आपने दे दिया डेवलपमेंट बजट, उसको चले ठीक है जी स्लैश कर रहे हैं। अगर आपने स्लैश ही करना है, लेट्स से 100 बिलियन चाहिए इलेक्शन का, जो कि इलेक्शन तकरीबन इतने में, तो आप कहीं और से थोड़ा सा कट कर देंगे, डिफेंस से कट करके उनको दे दें कि जी इलेक्शन हो जाए, ताकि क्योंकि बुनियादी तौर पे इस वक्त ज़रूरत देखें IMF हो, वर्ल्ड कम्युनिटी हो, जो इस वक्त ट्रांजिशन फेज में कि जो जाने वाले लोग होते हैं उनसे कभी भी उस फुटिंग के ऊपर उनकी वो उनको एंगेज नहीं करते, उनके साथ डायलॉग नहीं करते, वो चाहे आप इंटरनेशनल अफेयर्स में कह लें या इकोनॉमिक अफेयर्स में कह लें। अली असलम मुमताज साहब, सर एक तो बहुत लेट आए सर आप, जो डिबेट है इस वक्त वो अदम इस्तेहकाम, सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब है सर। उसका वाहिद रास्ता लोगों का मानना ही है, सना मैम भी इस बात पे एग्री हैं कि इलेक्शन एक हल है, बट इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। ना कंडीशंस ऐसी हैं कि फौरन इलेक्शन करा दी जाएं। अगर इलेक्शन नहीं होते और कंडीशन सूट भी नहीं करती कि इलेक्शन हो, तो सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या फिर मुमकिन है या यही अदम इस्तेहकाम रहेगा? अदनान, जहां तक कंडीशंस की बात है तो कंडीशंस कब जाकर ठीक होंगी? कंडीशंस क्या कभी सही रही हैं? कभी कुछ ऐसा आप मुझे कोट कर सकते हैं जब हम कहें कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है और हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ अमन है? हमारे मुल्क में हमारे मसाइल हमारे बहुत से हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारे मसाइल ज्यादा रहे हैं, वसाइल हमें कम दिखाई देते रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी इकोनॉमिकली अभी हम बिल्कुल दीवार से लगे हुए हैं, हम फर्श पर हैं, बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे इंतखाबात करा दें? हम एक रकम पहले सर्व करेंगे इन इलेक्शंस पे जो कि पंजाब असेंबली की या KPK की असेंबली है, फिर उसके बाद अलहदा से कौमी असेंबली के होंगे, सिंध असेंबली के होंगे, बलूचिस्तान असेंबली के होंगे। देखिए एक आइन है, वो किताब है जहां से आप रहनुमाई लेते हैं। आपको आइन कैटेगोरिकली ये कहता है कि नॉट
मोर देन 90 डेज। जब आइन में ये बात लिख दी गई, या तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड कर दें। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएं कि 2008 में जब इलेक्शंस हुए 18 फरवरी को, तो उससे पहले 2007 में दिसंबर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई। उसके बाद हमने देखा कि अमन अमान की क्या सूरत हाल थी। वो सूरत हाल ऐसी थी कि उस सूरत हाल के पेश नजर तकरीबन कोई 20-25 रोज, एक महीना आप कर लें कि इंतखाबात आगे हुए, पहले जनवरी में होने, फिर उसके बाद फरवरी में हुए। लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे एक नेशनल लीडर की शहादत हुई थी, पूरे मुल्क में तबाही थी, लोग सड़कों पर थे, एहतजाज हो रहा था, लोगों में शदीद गुस्सा पाया जाता था। तो वो एक सिचुएशन और थी। अब खुदा ना खास्ता हम ये तो नहीं चाहेंगे कि दोबारा कोई उसकी रेपुटेशन हो, या हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमारे लिए बहुत अहम है, तो उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। एक पॉइंट तो सर इसमें अली भाई, इसमें एक पॉइंट है कि जो इलेक्शन मतलब वफाक और सूबों के एक साथ होते हैं तो वो एक साथ हो जाएं, ये एक पॉइंट तो है ना जिसपे आर्गुमेंट हो सकता है कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं सर, एक साथ जरूर हो जाएं। लेकिन जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है, देखें जो प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की या केपीके की डिसॉल्व हुई है, क्या वो गैर आईनी डिसॉल्व हुई है? नहीं, आईनी डिसॉल्व हुई है अली भाई, आईनी डिसॉल्व हुई है, बट ये सब निगरान हुकूमत का सेटअप 18वीं तरमीम के बाद आया। उसके बाद इमरान खान साहब का वजारत उज़्मा से चले जाना, फिर जिन्होंने जो 18वीं तरमीम की उन्होंने ड्राफ्ट किया, उनके जहन में इमरान खान साहब जैसी शख्सियत थी ही नहीं कि जो असेंबली डिसॉल्व कर देगी, इतना बड़ा डेयर कर देगी। तो उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि 90 दिन में कराओ। अगले कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके लिए तो ड्राफ्ट ही नहीं हुआ कानून। तो कानून में ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि उसको अगर नहीं कराओगे तो क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी? नहीं, देखिए एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज कहता है कि नॉट मोर देन 90 डेज। ये तो इसी तरीके से है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और फिर उसके बाद 7 अप्रैल को उनके खिलाफ फैसला आए और कह दिया जाए कि जी आपको फलां वक्त तक करवाना है, और वो ना करवाएं, क्योंकि जी अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। या अगर चलें सुप्रीम कोर्ट को आप एक तरफ रख दें, तहरीक अदम एतमाद आ गई, उसका एक प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वोटिंग होनी है, कायदे ऐवान के लिए देखना है कि क्या। अच्छा सर, आपने कानून पढ़ लिया, मुझे ये बताइए 90 दिन में नहीं होते, 90 दिन में नहीं होते तो क्या होगा? देखिए 90 दिन में क्यों नहीं होते? अगर 90 दिन में नहीं होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपने एक काम जो किया है, इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई काम गैर आईनी हो तो फिर उस पर क्या होता है बताइए? सजा नहीं होती है क्या सर? यहाँ आर्टिकल 6 हर चीज में आर्टिकल 6 नहीं लगा देते, वो कानून तोड़ने पे है, कानून की हमारे मुल्क में बात करने पर कोई भी जुमला आप कह दें जो किसी को नापसंद हो तो उस पर आपको गद्दार कह दिया जाता है। आप आर्टिकल 6 को क्या समझते हैं? आर्टिकल 6 तो मजाक बना दिया गया है। आर्टिकल 6 जहां दिल करता है, जिस पे दिल करता है, जब दिल करता है आपको लगा दिया जाता है। तो आर्टिकल 6 की बात एक तरफ रख दीजिए, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन है, किताब है, ये तो सीधा सीधा ये है कि भाई हमने अपनी मर्जी से खेलना है, अगर हमने नहीं खेलना तो विकेटें उखाड़ो और लेकर निकल जाओ। अली मुमताज अगर आप देख रहे हो, आप मैच हार रहे हो तो विकेटें उखाड़ो, जी मैं नहीं खेलता, विकेटें उखाड़ के ले जाओ। अली मुमताज साहब, यू आर अ जर्नलिस्ट एज वेल, इतनी लंबी तकरीर तो बाद ये दसो कि क्या 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे? आपको लगता है? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। अच्छा फिर नहीं, अब आप खुद कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर इतनी लंबी डिबेट का क्या फायदा मेरे दोस्त? आपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला भी दे दिया। सवाल का जवाब दिया, आपने मुझे पूछा कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जी क्यों नहीं होंगे, होने चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। लेकिन जहां तक बात है जो वजूहात बयान की जा रही है, मैंने आपको इसलिए उसका हवाला दिया 2007 का, आप 2018 का भी ले रहे हैं। 2018 में क्या दहशतगर्दी नहीं थी? क्या इलेक्शन से पहले अवामी नेशनल पार्टी के हारून बिलोर साहब शहीद नहीं हुए थे? क्या उस वक्त हमारा जो है इकोनॉमिकली खसारे नहीं थे? क्या उस वक्त सब अच्छे की रिपोर्ट थी? बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी इलेक्शंस हुए, क्योंकि इलेक्शंस तमाम इदारों की जिनकी जिम्मेदारी है। सना मैम, वेरी राइट सर, सना मैम, ये बड़ा अलमिया है वैसे कि पार्लिमान के फैसले इस मुल्क में अदालतें और कटहरे करते हैं, और पिछले कुछ सालों में ये बड़ी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। मुझे तो ये खदशा है कि शायद जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं इसका फैसला भी किसी अदालत के लाल बिल्डिंग के लाल से कटहरे में होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये जो अदम इस्तेहकाम है जिस पर हम सारे इस वक्त मातम कुना हैं, ये मरसिया खानी तो फिर यूं ही चलती रहेगी। देयर इज नो सोल्यूशन नियर मंथ्स। मेरा ख्याल है हम अभी भी वही कर रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं। जहां तक अली की बात है तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आर्टिकल 6 से कतई नजर इलेक्शन ऑब्वियसली अपने टाइम पर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और मेरा ख्याल है खान साहब भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अगले आने वाले चंद दिनों में हुकूमत इस किस्म की पिटीशन लेके कोर्ट्स में जाएगी
और उसके लिए प्रेफरेबली सिंध हाई कोर्ट चुना जाएगा या फिर इस्लामाबाद की कोर्ट को चुना जाएगा, और ये कहा जाएगा कि आप ये देख लीजिए ये आईजीज के स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारी वजारत खजाना, हमारी वजारत दिफा, इन लोगों के स्टेटमेंट्स हैं, ये इलेक्शन के बारे में इस स्टेज पर है। आप केपीके के अंदर देख लें, वो ये कह रहे हैं कि हमें 4 लाख पुलिस एहलकार चाहिए और हमारे पास सिर्फ 1 लाख है। अगर आप आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस एहलकार भी बुला ले तब भी इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो आप ये बता दीजिए कि हम इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोर्ट को इस डिसीजन की तरफ जाना पड़ेगा कि ठीक है आपको कितना टाइम चाहिए। तो ये चीज समझना कि जी वक्त पर होंगे। और जहां तक आइन की बात है, हमारे यहाँ हर मुश्किल चीज के ऊपर आइन खामोश हो जाता है। आइन ये जरूर कह रहा है कि जी 3 माह के अंदर या 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मलिक खान साहब ने कहा था कि जी ये नहीं लिखा कि अगर ना करवाई जाए तो क्या होगा, सजा क्या होगी, ये नहीं लिखा। तो ऑब्वियसली हमारे आइन में कहीं कहीं पर जो खामोशी होती है वो बड़ी पुरस्कार होती है। तो इस पॉइंट पर भी हमारे यहाँ खामोशी है। अब इसमें देखना यह है कि जो प्लेइंग फील्ड है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह प्ले करती है और गवर्नमेंट किस तरह प्ले करती है। लेकिन इसमें बहरसूरत जो जीत नजर आ रही है वो हमें सना मैम कंडीशनल सवाल है थोड़ी देर के लिए, मैं तो मतलब मुझे तस्दीक कीजिएगा मेरी, मैं समझता हूं कि अगर वायलेट हो गया ना कानून, ये कानून तोड़ दिया, तो आर्टिकल 6 तो इलेक्शन कमीशन पे लगेगा ना, किसी और पे तो नहीं लगेगा। देखिए जहां तक आर्टिकल 6 लगाने की बात है तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस हवाले से जो है मुशर्रफ साहब पे अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ ना, उस पे लगेगा। लेकिन लेकिन फिर भी वही बात है, मैं ये अर्ज करूंगी कि हमारे हमेशा आइन और कानून को अपनी मर्जी और अपने हिसाब से सांचे में ढाला गया है। जब हमें नेट की जरूरत पड़ी हमने उसमें अमेंडमेंट कर दी, हम उसके जो है वो इफेक्टिव भी रहे। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो हमने फिर नेट में अमेंडमेंट कर दी और अपने केसेस खत्म करवा लिए। तो हम हमेशा आइन और कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो। इस मर्तबा भी चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे हमारी हुकूमत हो, ये यकीनन इस वक्त इस कानून को इस्तेमाल करेंगे और ये इस हवाले से अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। मतलब एक मतलब फिर अदालतों के पास जाना पड़ेगा अपने फैसले हासिल करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव लेने के लिए। समझ साहब, खान साहब से कहाँ गलती हुई? खान साहब ने जो इस्तीफे दिए, जिनसे वापसी के लिए वो तगदो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व की इसलिए कि इलेक्शन की डेट मिल जाएगी। अभी तक वैसे डेट अनाउंस नहीं हुई, तो आपको लगता नहीं खान साहब से गलती होगी? इस्तीफे देना भी गलती था जो उन्होंने बाद में एहसास हुआ और इसलिए वो सारे लोग पहुंचे कि हम रेजिग्नेशन वापस ले लें, और फिर असेंबली डिसॉल्व कर दी, वो भी उनसे गलती हो गई। अच्छा, एक इस आपके सवाल से पहले इस ज़मीन में एक तो आर्टिकल 6 गालिबन जो है वो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद लगता है मेरा ख्याल है, और दूसरी बात ये कि एक अहम पॉइंट इस ज़मीन में कि इलेक्शन डिले कैसे होगा, ये अगले 3 दिन बड़े अहम है। 3 दिन के बाद आपका जो टर्नओवर रह जाएगा 60 दिन से कम, यानी कि अगर आप असेंबली नहीं भी तोड़ते तो आपका 60 दिन होता है और इलेक्शन कमीशन में 60 दिन चाहिए। अब जब 60 दिन से कम रह जाएगा तो सिनेरियो ये क्रिएट होगा जो जैसे सना कह रही हैं कि फिर कोर्ट का रुख किया जाएगा और कोर्ट को यही बताया जाएगा कि वो चाहे वो रिसोर्स की बात है, नफरी की बात है, ठीक है, वो उसको टेक्निकली वो इस तरीके से वो करेंगे। अब खान साहब से गलती कहाँ पे हुई है? जो मेरा ख्याल है कि असम्बली डिज़ोल्व करना एक गलत डिसीजन था, और ये तहरीक इंसाफ के अंदर जो थी, जो मेजॉरिटी थी, वो ये समझती थी कि डिज़ोल्व नहीं होने चाहिए, अभी डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि इस इंटेंशन का वो खदशे का इजहार कर रहे थे। और परवेज़ इलाही PTI के तादी होते हुए, लेकिन मैं आपको PTI के मेजॉरिटी जो मेरे ज़राए बताते हैं या जो जिस हवाले से है वो एक तो वो थे। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली वाली बात है, कौमी असम्बली में उनके इस्तीफ़े देने के बाद वापसी का जो रास्ता था उनके पास था, आमिर डोगर साहब हो गए या हमारे दूसरे वज़ीर साहब है जो अटक, तो वो उनका भी ये ख्याल था कि हमें असम्बली से, तो दो तरह की राय हमेशा से मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी कम अज़ कम जिस तरीके से एक आइनी बहरान खड़ा होने जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस हैं, उस सूरत में तो आप ये कह सकते हैं कि अगर तो टाइम पे हो जाते, क्योंकि फैसले का तयन जो है कि वो सही था या गलत था वो वक्त ने करना है। अगर तो वो वक्त पे इलेक्शन होते या हों तब तो खान साहब का फैसला दुरुस्त है, अगर वो वक्त पे नहीं होते तो खान साहब से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। बिल्कुल सर। अली मुमताज़ साहब, मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस पर अगर हम बात करते हैं सर, तो वो परफॉर्मेंस एक सवालिया निशान है हर हवाले से, लेकिन हुकूमत कायम दायम है और कॉन्फिडेंट भी है। प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट, सना मैम और समद साहब कह रहे हैं 83 या 86 वो हो चुकी है, वो तो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो सेंचुरी करने वाले हैं कैबिनेट की, और वो हर काम में बड़े पूरे एतमाद नज़र आते हैं। बट देयर इज़ नो रोड मैप कि वो नेशन को या इस मुल्क को कैसे लेके चलेंगे। देखिए, वो सेंचुरी क्या, वो तो डबल सेंचुरी भी कर सकते हैं कि जब कॉम्प्रोमाइजेस पे हुकूमत कायम की गई हो, जैसे कि मौजूदा हुकूमत है कि PDM में सब जमातें साथ हैं और सब जमातों को
तमाम जमातों के जो अहम लोग हैं, ओहदेदार हैं, उनको आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। और पार्टी के अंदर भी आपके ऐसे सीनियर्स मौजूद हैं जिनको आपने पहले कैबिनेट में शामिल नहीं किया था, तो अब आपने उनको ये एडवाइजरी देकर आपने उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाला आपने उनको ओहदा दे दिया, वही आपने उनको स्टैंडिंग दे दी। तो ये 200 तक भी जा सकते हैं। और परवाह उनको तो है नहीं, परवाह इस बात की नहीं है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि अपने इक़्तिदार को तूल देना। अपने इक़्तिदार को तूल किस वजह से देना? पहले तो इक़्तिदार में आना इस वजह से कि ताकि वो जो कहते हैं सियासत नहीं, रियासत को हम बचाने के लिए आए हैं। तो आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत और अपने खिलाफ जो केसेस थे उनको सेटल करने के लिए आप आए थे। क्योंकि अगर आप नैब का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, और इसमें अभी ये सुप्रीम कोर्ट में इस पर नोटिस भी लिया गया और एक समाअत के दौरान इस पर बात भी हुई कि जितने भी केसेस सेटल हुए हैं वो सब के सब उन लोगों के हैं जिनका ताल्लुक पीडीएम से है। तो ये वो बुनियादी मकसद था हुकूमत में आने का। फिर उसके बाद हुकूमत को लेकर जब आगे बढ़ना शुरू हुए तो फिर जब आए हैं तो चलाना तो पड़ेगा, और जब चलाने बैठे तो पता चला कि चलाया तो जाएगा नहीं। और जब चलाने के लिए कोशिशें की गई तो उसके अंदर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की और अप्रोच थी, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब को लाया गया। इसहाक डार साहब ने आके अपना टाइम दिया सेटल करने में पहले कुछ, और अब जाकर उन्होंने IMF के साथ डील की है। अब ये सब जब उन्होंने कर लिया है तो उनको सिर्फ अब इस बात की परवाह है कि भाई अगले इलेक्शंस में हमने कामयाब होना है, और अगले इलेक्शंस में कामयाबी के लिए चाहे इलेक्शंस को मुलतवी करना पड़े, चाहे जो भी आप जुमला उनसे सुन लें कि जी अगर हम नहीं कराते 90 रोज में तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कराता तो आइन ये नहीं बताता है कि क्या हो जाएगा। तो उनका मकसद ये है कि अब IMF के साथ हमने डील कर ली है, महंगाई होगी, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल डीजल सब चीजें महंगी हो जाएंगी। तो लोगों ने जो हमारे से वैसे ही बड़े खिलाफ हुए हैं और हमें वोट नहीं पड़ना है जिस तरह बाई इलेक्शंस में नहीं पड़ा, तो अगर हम अब इलेक्शंस में जाएंगे IMF की डील के बाद तो फिर तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को सेटल करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो ज्यादा वक्त बाय करने की कोशिश करेंगे। और पीपल्स पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, वो तो 2008 से लेकर ऑनवर्ड्स अभी तक इक़्तिदार में है, सिंध में उनकी वहां पर उनका निजाम चल रहा है, उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पे मामला चल रहे हैं। वैसे भी क्लाइमेट चेंज वालों को क्या फर्क पड़ता है सर, जेड़ा भी असर पे बाकियां तो पेगा। सना मैम जी, वो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है ना पीपल्स पार्टी, तो उसी का जवाब देना। क्लाइमेट तो नेचर है ना, वो जैसे कभी बारिश आएगी कभी नहीं आएगी। सना मिर्जा मैम, इमरान खान साहब की नाअहली की अगर बात करें, हुकूमत जैसे अली भाई ने भी कहा कि अपने केसेस माफ़ करा रही है और दूसरों पे सिकंजा जो है वो सख्त करती जा रही है। इमरान खान के लिए एक बेंच जो है वो टेरन केस में भी बना है। तो क्या लगता है आपको कि जो इमरान खान साहब को नाअहली या गिरफ्तारी की तरफ लेके जाने का सिनेरियो बनाया जा रहा है, उसमें कामयाब हो पाएगी ये गवर्नमेंट? देखिए, एक चीज मैं जरूर इसमें पॉइंट आउट कर दूं कि खान साहब के दौर में भी जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब जैसी जो शख्सियात थी उन्होंने उठाया था। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर लोगों ने इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाया था, लेकिन वो अमेंडमेंट खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती जरूर थी। जहां तक बात है खान साहब के केसेस की, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के केसेस अगले आने वाले कुछ हफ्तों में मजीद उसमें इजाफा भी होगा और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। और जहां तक इस टेरियन केस की बात है तो इसमें जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन उसके बाद जो एक आम शहरी है जिन्होंने दरखास्त दायर की थी उन्होंने उसमें इजाफा कर दिया कि वो जो 7 हल्के खान साहब जीते हैं बाद में, उन 7 हल्कों में भी उन्होंने जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उसमें ये तमाम डेटा जो है वो पुट अप नहीं किया था। तो खान साहब अगर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे इस चीज से तो वो उसमें दोबारा जरूर फंसेंगे। और खान साहब जो पहले 33 हल्कों में खड़े हो रहे थे वो भी इसी वजह से वो बैकआउट कर गए। तो जब तक इस केस का कोई मंतकी अंजाम नहीं हो जाता तब तक खान साहब किसी हल्के से खड़े होने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो जब भी खड़े होंगे और अगर जीतेंगे नहीं, आप एक चीज क्लियर कीजिएगा, आप कह रहे हैं जो खान साहब ने बैकआउट किया कंटेस्ट करने से वो इस केसेस और खासतौर पे इस केस की वजह से नहीं, इसी केस की वजह से जो मेन प्राइमरी रीजन है, चाहे पीटीआई इसको एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि अगर वो जीते हैं तो ऑब्वियसली उनके हवाले से ये केस सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए खान साहब को बैकआउट करना पड़ा। अदरवाइज आप ये बता दें कि विद इन डेज ये डिसीजन क्यों हुआ कि 33 हल्कों में खड़े हो रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वही कैंडिडेट जो उन सीटों के थे वही खड़े होंगे। तो ऑब्वियसली जब तक इस केस का डिसीजन नहीं आएगा खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा। और इस केस का डिसीजन ये कहा जा रहा है क्योंकि जितना तकरीबन 3 या 3,500 के करीब पेजेस हैं जो कि सबमिट करवाए गए हैं अमेरिका से मंगवा के, और वो सारे पेजेस अटेस्टेड हैं, उसमें खान साहब के डीएनए टेस्ट से लेके बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगे हुए, तो खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल केस हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं जो कि पाइपलाइन में है, जो कि अभी तक सामने नहीं आए। आखिरी एक कमेंट कर दीजिए 30 सेकंड में, खान साहब के पास इन सारे मसाइल से बचने का क्या कोई ऑप्शन है? देखिए, मुझे लगता है कि खान साहब को एक ही डिमांड करनी चाहिए, वो ये कि जो इलेक्शंस हैं वो एटलीस्ट जो उसका वक्त ड्यू है उस पर करवाएं, क्योंकि समझ साहब इस पे बेहतर रोशनी डालेंगे। एक और इंपॉर्टेंट इशू था वो ये कि अगर 4 माह के करीब वक्त रह जाए जिमनी इलेक्शन का, जो मेन इलेक्शन होने हैं, तो फिर तब भी जिमनी इलेक्शन नहीं हो पाते। तो अगर ये वाली टैक्टिक ली गई तो फिर ये और प्रोलॉन्ग करेगा।
तो इसलिए खान साहब को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो ड्यू टाइम है इलेक्शंस का, एटलीस्ट उसी टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाएं, वरना ये उससे भी आगे चले जाएंगे। वेरी समझ साहब, खान साहब के पास टाइम कम है और मामला ज्यादा है सर, तो अभी एक वाइज डिसीजन करना होगा खान साहब को। वही इस मौके पे वो गलती कर नहीं सकते ना। टेरिन वाइट के मामले में तो मेरा उनको एक सजेशन ये होगी कि वो वफाकी शरई अदालत से रब्ता कर लें, वहाँ से उनको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात रही कि नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ सना से इस हवाले से कि देखिए आखिरी बात ये कि इस वक्त ये भी अब थोड़ा सा वो बातें शुरू हो गई हैं कि टेक्निकल पॉइंट मैं दोनों दोस्तों को बताता चलूँ कि हजूर पीटीआई से थे, मैंने बड़ी मिन्नत समाजत करके आज इन्हें सियासी माहिर बना के बिठाया है, पर फिर भी बाज नहीं आए। समझ अब्दुल समझ लेकिन क्योंकि आज आपने मुझे मौका दिया है तो मैं आज इस प्रोग्राम के तवासत से जो नवाज शरीफ को टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया गया था, मैं आज मजम्मत करता हूँ उसकी टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन। मजम्मत नहीं, आप कहें कि जैसे नवाज शरीफ का जो फैसला था वो भी एक अदालती कत्ल था, अदालती फैसलों का। बिल्कुल बिल्कुल उस वो एक डिस्क्वालिफिकेशन जिस बुनियाद के ऊपर टेक्निकली वो एक बाहर की डिक्शनरी से जिस तरीके से उन्होंने वो एसेट्स की वो डेफिनेशन निकाली थी, और उसी बुनियाद के ऊपर अगर ये इस तरीके से अगर एक खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो फिर ये फेयर नहीं होगा कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर तो बात की जाए। तो आज ही याद है 4.5 साल बाद जो खान साहब फंसे ने, मुझे इजाजत नहीं थी बोलने की। नहीं इजाजत, आप मैंने खुद आपके हाथ से मिठाई खाई है। अली मुमताज साहब, मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैं आई वाज देयर, हजूरे वाला मिठाई बांट रहे थे कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए। देखिए मौका ही ऐसा था ना, सियासत जो है वो बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन जहां पर अभी भाई ने बात की कि नवाज शरीफ साहब की जो टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन थी वो गलत थी, तो फिर उसके बाद जब ये हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, और फिर मरीम नवाज साहिबा ने उनके लिए पूरी कैंपेन की, मजामत की, तो मफामत भी हुई। तो इमरान खान साहब को भी इसी तरीके से टेक्निकली बड़े तरीके से और पूरी तैयारी के साथ उनको निकाला गया। पहले बाकायदा उसके लिए एक पिच तैयार की गई, फिर उसके बाद इमरान खान साहब को उस पर से निकाला गया। तो इमरान खान साहब भी मजामत कर रहे हैं गुज़श्ता 10 माह से, तो फिर इमरान खान साहब के साथ भी अब मफामत हो जानी चाहिए। होगा कुछ ऐसे। ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, ब्रेक लो। वेलकम बैक। अली भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं इमरान खान साहब की नाअहली और टेरियन केस में सर 2 मिनट सर। देखिए इमरान खान साहब का ये केस अभी से नहीं, ये काफी अरसे से, कई सालों से पहले से चलता चला रहा है। इमरान खान साहब को हर तरह से टारगेट करने की कोशिश की जाती है जब भी इलेक्शंस का वक्त आता है, और ये केस हमेशा सामने लाया जाता है। इसी तरह से इमरान खान साहब पर जो और भी दीगर केसेस बनाए गए हैं उसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, और इमरान खान साहब की नाअहली अगर हो जाती है तो हो सकता है कि पीडीएम को ये लगता है कि इमरान खान साहब के एक तरफ हो जाने से या उनके निकाले जाने पर पीडीएम की पोजीशन इलेक्शंस में जाकर जीतने की हो जाएगी। तो खैर वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इमरान खान साहब को अगर वो जितना ज्यादा दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब को पीडीएम से खतरा नहीं है, इमरान खान साहब को खतरा है तो अपनी ही पार्टी के अंदर से, अपनी ही पार्टी के लोगों से है। पीडीएम तो बल्कि उनके लिए हालात को बेहतर से बेहतर करती चली जाती है, और उनकी मकबूलियत में भी जो इजाफा हुआ है ये थैंक्स टू पीडीएम है कि ना वो पीडीएम टेक ओवर करती, ना इमरान खान साहब की मकबूलियत होती, और फिर उसके बाद उस टेक ओवर के बाद जो एक कहते हैं झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, तो एक गलती को कवर करने के लिए कई गलतियां करते चले जा रहे हैं और आए रोज कोई ना कोई एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे, अभी 2 रोज पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि आप इलेक्शन करवाएं, सिक्योरिटी हम फराम करेंगे, आज आपने उनको तब्दील कर दिया है। तो ये वो दौर गया कि जब कुछ होता था लोगों को समझ में नहीं आता था, जो भी कुछ होता है वो फौरी तौर पर खोलकर सामने आ जाता है। अली भाई हो तो रहा है ना, समझ आने के बाद भी रुका तो नहीं ना सर, समझ होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, तब तक अभी तो हो रहा है ना सर, बात हम अभी कर रहे हैं, अभी तो हो रहा है बट अच्छा नहीं हो रहा। यू आर राइट। देखिए अगर हो रहा है तो होता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा जब एक हद होती है, एक लिमिट होती है ना, उसको अब एक्सीड नहीं कर सकते। पीडीएम अपनी सियासत, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी अपनी सियासत और हुकूमत बचाने के लिए जो कुछ करते हैं उसका फायदा खान साहब को हो जाता है सर। सना मैम आवाज आ रही है आपको? सना मैम से दोबारा कनेक्ट कर दो। समझ याकूब साहब, ओवर टू यू। खान साहब को फायदा होता है, जो भी मूवमेंट होती है उनके खिलाफ फायदा उनको हो जाता है। देखिए उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो उनके नैरेटिव बिल्डिंग की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। वो भले आप सोशल मीडिया कह लें, मेन स्ट्रीम मीडिया कह लें, जिस तरीके से और फिर जिस तरह से यूथ इन्वॉल्व और उन्होंने एक्टिव किया है, और जब आपको लोग सुनते हों, अगर आज आप उठा के देख लें राना सनाउल्लाह या ख्वाजा साद रफ़ीक अगर वो बोल रहे हों तो आप कोई कार नहीं धरता। जब आपको कोई सुनता नहीं तो नैरेटिव बिल्डिंग होता।
तो डेफिनेटली वो एक पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए हैं या जिस तरह पॉलिटिकली शहीद वाली बात आ जाती है, तो डेफिनेटली हमारी जो कौम है उसका वो इतनी सेंटी ज़रूर है कि खान साहब के इस वक्त ज़ाहिर है पीडीएम के पास ना तो कोई गवर्नेंस का नैरेटिव है, ना उनके पास कोई ऐसा नैरेटिव बचा है। तो अल्टीमेटली उसका जो ये तो वन वर्सेस ऑल इसलिए भी हो जाता है कि शायद अब जो अली ने बात की बड़ी ज़बरदस्त बात थी और ना ज़रा ओपनली नहीं उसको वो थोड़ा सा क्या पीटीआई को स्प्लिट करने की कोशिश की जा रही है कि विद इन पीटीआई जो है वो इतने इख्तलाफात टिकटों की तकसीम के ऊपर कर दिए जाएं कि जो जिनका झुकाव जो है या जो मैनिपुलेट हो जाते हैं, जिस तरीके से शेख रशीद ने बड़े इंकशाफ किए कि मुझे जेल से बाहर ले जाया गया, मुझे आंखों पे पट्टियां बांध के लोगों से मिलवाया गया और उनका एक ही मौक़िफ़ था और वो ये था कि जी आप खान साहब का साथ छोड़ दें। मतलब कहने का मकसद ये कि क्या कोई अंदर से ही कोई ताकत खड़ी की जा रही है कि जो उन लोगों को जो है वो इकट्ठा करके। और सना में एक कॉमेंट कर दिएगा, जो समद साहब कह रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए, काउंटर नैरेटिव कह लें उसको, एक तो उसमें कमेंट कीजिए कि उसमें हुकूमत नाकाम क्यों रही, और खान साहब को जो माइनस करने की या कमजोर करने की जितनी कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाब होती दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, नायब साहब का जो स्टेटमेंट था ना कि खान साहब को उठा के सियासत से बाहर फेंका जाए, पहले तो हमें इसे कंडेम करना चाहिए क्योंकि नून लीग जितनी पुरानी जमात है इस किस्म का स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। तो अगर कम से कम आपको माइंडसेट नून लीग का मेजॉरिटी पे समझ आ जाएगा कि नून लीग चाहती क्या है कि खान साहब को सियासत से बाहर किया जाए। लेकिन ये भी दुरुस्त बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो ऊपरी तबका है वो इस वक्त खान साहब का जो तरीकाकार है पॉलिटिक्स का उससे नाला नजर आती है, क्योंकि खान साहब डेली बेसिस पे नए नए चैलेंजेस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखते हैं और उसके अलावा ब्लेमिंग भी बहुत कर रहे हैं, बैशिंग भी बहुत कर रहे हैं। वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जी मुझे डराने धमकाने की भी कोशिश की जाती है, मेरे कत्ल के लिए पैसे भी दिए जाते हैं और फिर वो इल्जामात भी लगा रहे हैं, उंगलियां भी उठा रहे हैं फौज के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल के ऊपर भी। जहां तक काउंटर नैरेटिव की आपने बात की तो मैं क्विकली इस पे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि इस वक्त की जो हुकूमत है ये मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम है। उसकी वजह यह है कि ये बड़ी स्कैटर्ड हुकूमत है। ये हुकूमत अगर जाती भी है तो इसके जितने भी गलत फैसले होंगे उसमें सिर्फ मोरद इल्जाम नून लीग को ठहराया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें बड़े मजे से अपनी अपने ओहदों के मजे ले रही हैं, सहूलियात के मजे ले रही हैं, हुकूमत में भी है, लेकिन हर गलत फैसले का जो मलबा है वो नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है। इसलिए जो सारा क्रेडिट होगा या जो डिसक्रेडिट होगा वो नून लीग के खाते में जाएगा। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साइड लेके निकल लेंगी और ये यकीनन नून लीग को रियलाइज हो चुका था जब उन्होंने हुकूमत को टेक ओवर किया। खान साहब के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि खान साहब को अपनी पॉलिसी वजह जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगली हुकूमत वो जितनी भी कोशिश कर ले ना तो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है और ना ही हुकूमत मौजूदा उनको कभी अगली हुकूमत बनाने देगी। तो खान साहब की पार्टी से आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के पत्तों की तरह आप देखेंगे कि उनके लोग झड़ेंगे और वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जाना शुरू भी हो जाएंगे। समझ सब 30 सेकंड कमेंट कर दें, बड़ा जरूरी होगा आपके लिए। नहीं, वो बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि जो पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिकल कॉस्ट जो पे कर रही है वो तो अल्टीमेटली नून लीग कर रही है और इसकी जो पॉलिटिकल गेम। सना साहब ने कहा ना कि लोग खान साहब के साथ छोड़ जाएंगे। अच्छा, इतनी तादाद में नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों की मजबूरी जो है ना वो इस वक्त पीटीआई का टिकट है। अगर टिकट आपकी ये जो ग्राउंड रियलिटी है ये तो एक अल्टीमेट मजबूरी है और वो इंटैक्ट इसलिए रहेंगे। मेरा ये ख्याल है कि उनको टिकट तो हाँ, वो लोग जिनको टिकट्स नहीं मिलेंगी या वो लोग जो इस तरीके से जो लूज करेंगे वो डेफिनेटली किसी और का टिकट लेना चाहेंगे, बट इस बड़ी तादाद में नहीं जाएंगे। टाइम खत्म होगा। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।